हेलो फ्रेंड्स, मैं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली। आज आपको बताऊंगा मुस्लिम पर्सनल लॉज के बारे में, उन लॉज के बारे में जो पर्सनल लॉज के नाम पर मुसलमानों को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, कुछ ऐसे अधिकार जो बाकी कॉमन लॉज से या बाकी जो नॉन मुस्लिम्स को मिलते हैं उनसे अलग कर देता है। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा मैरिज की, शादी की, जहां बहुविवाह यानी बायगमी अलाउड है। हाँ, एक मुस्लिम मेल 4 वाइफ एक साथ रख सकता है। यदि उनमें से किसी एक वाइफ की डेथ होती है तो वो अगेन मैरी कर 4 वाइफ एक साथ रख सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि वो चारों के साथ इक्वल बिहेव करे, उनको इक्वली मेंटेन करे और उनके साथ कोई भेदभाव ना करे। दोस्तों, चूंकि मुस्लिम मैरिज एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक करार है, इसलिए उसको डिसॉल्व करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोर्ट के अलावा नॉन जुडिशियल डाइवोर्स भी अवेलेबल है। यानी बिना कोर्ट जाए एक मुस्लिम कपल, एक मुस्लिम पति पत्नी अपने विवाह को खत्म कर सकते हैं, अपनी शादी को खत्म कर सकते हैं नॉन जुडिशियल। जबकि बाकी जितनी भी शादियां होती हैं जो नॉन मुस्लिम्स में होती हैं, उनमें ऐसा कोई अधिकार, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वहां सिर्फ कोर्ट से ही डाइवोर्स लिया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि यहाँ भी मुस्लिमों में अब ट्रिपल तलाक बैन होने के बाद इंस्टेंट डाइवोर्स नहीं है, यानी झटके से कोई भी डाइवोर्स एक साथ नहीं हो सकता। अब डाइवोर्स कैसे लिया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं नॉन जुडिशियल डाइवोर्स के या जुडिशियल डाइवोर्स के, उसके लिए हम अपनी एक सेपरेट वीडियोस पहले ही बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की वीडियो लिस्ट में जाकर वो चेक कर सकते हैं कि जिसमें साफ साफ हमने बताया है कि मुसलमान में जो डाइवोर्स है, जो तलाक है, उसके कानूनी कौन कौन से तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। अब दोस्तों, इसके बाद मैं बात करता हूं विल की। विल यानी वसीयत। नॉन मुस्लिम अपनी किसी भी प्रॉपर्टी जो उसने सेल्फ ऑन की है, जो खुद कमाई है, उसकी वो वसीयत कर सकता है। यानी वो ये तय कर सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत है वो कैसे एग्जीक्यूट होगी, या मेरी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है या इमूवेबल है वो किसको किस शेयर में जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं मुस्लिम्स की, तो दोस्तों ये अधिकार लिमिटेड हो जाता है। एक मुस्लिम चाहे वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ ओन्ड हो यानी खुद कमाई हो, या उसको वो पैतृक संपत्ति मिली हो, ऐसी प्रॉपर्टी को वो एब्सोल्यूट विल नहीं कर सकता, यानी पूर्ण वसीयत नहीं कर सकता। उसको यहाँ लिमिटेड राइट हो जाते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी यानी अपनी जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, यानी चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, वो सिर्फ ऐसी संपत्ति का 1/3 यानी 1/3 प्रॉपर्टी को वो वसीयत कर सकता है। और ये भी ध्यान रहे, ऐसी वसीयत अपने उसके बेटे के नाम नहीं कर सकता। उसे वो 1/3 किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के नाम ही करना पड़ेगा, वरना आप अगर बेटे के नाम करोगे तो ऐसी वसीयत वैलिड नहीं होगी, क्योंकि उसमें यह कहा जाता है कि बेटे के नाम तो प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद जाएगी ही। इसलिए ये तय करना होता है कि जब आप वसीयत कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी किसी स्ट्रेंजर के नाम आपको करनी है। अगर किसी बेटे के नाम करनी होती है तो आपको बाकी बेटे यानी जो बाकी बेटे हैं उनसे उनकी परमिशन लेनी होती है। उसके परमिशन लेने के बाद ही आप ऐसी प्रॉपर्टी को किसी एक बेटे के नाम 1/3 वो भी ट्रांसफर कर सकते हैं या वसीयत कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों अडॉप्शन की, यानी गोद लेने की प्रथा, दोस्तों मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में गोद लेने का कोई प्रोविजन नहीं है। यानी एक बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते कानूनी रूप से। हाँ, उसका पालन पोषण कर सकते हैं, उसके आप गार्जियन रूपी उसकी देखभाल कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैं बात करूं अडॉप्शन की, तो आपको याद होगा कि जब मुस्लिम डाइवोर्स होता है तो वहां इद्दत पीरियड एक ऑब्जर्व करना होता है फीमेल को, कि जो इद्दत पीरियड करती है उसका एक बेसिक ऑब्जेक्ट ये होता है ताकि बच्चे की जो पैटर्निटी है, अगर शी इज प्रेग्नेंट, वो पता चल जाए, और बच्चे की जो पैटर्निटी है यानी उसके पिता कौन है ये पता चल जाए। यानी बच्चे की पैटर्निटी के लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसीलिए जब आप अडॉप्शन करते हैं, जब आप गोद लेते हैं, तो आपको बच्चे को ये बताना होगा कि मैं तेरा बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका एक गार्जियन हूँ। और ऐसे गार्जियनशिप में आप बच्चे को पाल सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, लेकिन पालन पोषण के साथ साथ आप उसको पिता का नाम देंगे, लेकिन उसको बता सकते हैं कि आपका मैं फादर नहीं हूं, क्योंकि बच्चे के पैतृक यानी पैटर्निटी पर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज होती है,
दोस्तों एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉज में नहीं है। बाकी कॉमन लॉज की बात करूं, जैसे ही आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलती है, यानी बाकी लॉज की बात करूं तो वहां प्रॉपर्टीज को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक सेल्फ ओन प्रॉपर्टी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आपने खुद कमाया हो, और दूसरी वो प्रॉपर्टी जो आपको पैतृक की तरफ से मिली हो, एंसेस्टर मिली हो। तो दो उनके अलग अलग राइट होते हैं। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, उसका बर्थ राइट उस प्रॉपर्टी पर बन जाता है अगर आपकी वो पैतृक संपत्ति है, यानी एंसेस्टर प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात करूं तो ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट मुस्लिम पर्सनल लॉज में नहीं है। यानी जो प्रॉपर्टी आपके पास होती है, चाहे वो आपकी सेल्फ ओन प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर होते हैं और आप जब तक जीवित हैं उस प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं या उसका निस्तारण कर सकते हैं। ये आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है जो बाकी लॉज में नहीं मिलता। दोस्तों, इसी के साथ कुछ ऐसे लॉज हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप में मिसपरसेप्शन है, कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में आप गलत सोचते हैं। जैसे अमूमन हम सोचते हैं कि पति के मर जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी का अधिकार वाइफ का होता है या वाइफ उसकी एब्सोल्यूट ओनर बन जाती है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर बच्चे हैं तो ऐसी स्थिति में पत्नी को मात्र 1/8वां हिस्सा, और बच्चे नहीं हैं तो 1/4 हिस्सा, यानी 1/4 हिस्सा ही उसको मिलता है। अब बाकी प्रॉपर्टीज का क्या होता है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, उसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। उसका एक प्रॉपर एक मुस्लिम सक्सेशन है कि प्रॉपर्टी किस तरह किस शेयर में किस किस को जाती है, ये पूरी डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही देखने से मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो जानने के बाद आप वो राइट्स या वो अधिकार समझ गए होंगे जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के अंदर एक मुस्लिम्स को दिए जाते हैं। लेकिन ये बात आप समझ लें, जान लें कि जो एपेक्स कोर्ट है उसने ये हेल्ड किया है कि कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉज किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। यानी कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो यहाँ जो कॉमन लॉ है वो पर्सनल लॉज को सुपरसीड करेगा। यानी जो कॉमन लॉ है, जो बाकी लॉज है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट अगर आ रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स को प्रायोरिटी दी गई है, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ऐसी और जानकारी के लिए या अगर इन टॉपिक में से आप किसी पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूं आज की इस जानकारी से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा, आपकी जानकारी बढ़ी होगी। ऐसी ही बाकी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बाकी जितने भी हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक या बाकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या हमारी वेबसाइट है, वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।